मैं ओम प्रकाश बाथम, प्रभारी सहायक आयुक्त कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ। आज हम कृषि सांख्यिकी के अंतर्गत बाजार भाव के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ये बाजार भाव नीति निर्धारक और अनुसंधान और प्रोग्राम बनाने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस संबंध में चलिए हम आपको शुरू करते हैं बाजार भाव के संबंध में, इसकी बारीकियाँ और इसके होने वाले लाभ। इस पाठ्यक्रम में हम निम्न मॉड्यूल देखेंगे। मॉड्यूल 1, प्रस्तावना एवं प्रक्षेत्रीय भाव संकलन। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि कृषि भावों का महत्व क्या है और उनका संकलन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। मॉड्यूल 2, ग्रामीण प्रक्षेत्रीय भाव एवं विक्रय अवधि। इस मॉड्यूल में हम विभिन्न कृषि उत्पादों की किस्मों, उनकी उच्चतम विक्रय अवधि और भाव संकलन की समय सारणी को समझेंगे। मॉड्यूल 3, प्रक्षेत्रीय भाव प्रतिवेदन पत्रक। इस मॉड्यूल में हम पटवारी और अधीक्षक भू अभिलेख द्वारा तैयार किए जाने वाले पत्रकों और उनकी रिपोर्टिंग प्रक्रिया को जानेंगे। मॉड्यूल 4, थोक एवं फुटकर भाव। इस मॉड्यूल में हम थोक और फुटकर भावों के अंतर, उपयोगिता और संकलन प्रक्रिया से परिचित होंगे। मॉड्यूल 5, भाव प्रपत्र एवं साप्ताहिक पत्रक। इस मॉड्यूल में हम निर्धारित प्रपत्रों, रिपोर्टिंग प्रारूप और साप्ताहिक भेजने की प्रक्रिया को समझेंगे। मॉड्यूल 6, कृषि मजदूरों की दैनिक मजदूरी प्रतिवेदन। इस मॉड्यूल में हम मजदूरों की दैनिक मजदूरी के संकलन, वर्गीकरण और रिपोर्टिंग प्रणाली को जानेंगे। मॉड्यूल 7, ग्रामीण बाजारों के मासिक भाव प्रतिवेदन। इस मॉड्यूल में हम ग्रामीण बाजारों के फुटकर भावों के मासिक संकलन, समेकन और जिला स्तर तक रिपोर्टिंग की प्रक्रिया समझेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, बाजार भाव का संकलन राज्य सरकार एवं केंद्रीय सरकार के लिए अति ही बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा इनका उपयोग पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, उनकी प्रगति का मूल्यांकन करने तथा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में किया जाता है। नीति निर्देशकों के लिए भी कृषकों द्वारा उत्पादित पदार्थ का उचित मूल्य निर्धारण करने तथा समय समय पर आर्थिक सहायता पहुंचाने के कार्य में भी उपयोगी सिद्ध होता है। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था, नीति निर्धारण, कृषि भाव का विशेष महत्व है। इसके लिए एक प्रक्रिया है कि कितने तरह के भाव जो मध्य प्रदेश में संकलित किए जा रहे हैं। ये भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सर्वप्रथम हम बात करेंगे कृषि पदार्थों के प्रक्षेत्रीय भाव के संबंध में। कृषि पदार्थों का प्रक्षेत्रीय भाव वो थोक भाव है जिस पर उत्पादनकर्ता कृषक अपनी उपज, उस पदार्थ को निश्चित उच्चतम विक्रय अवधि में ग्रामीण, शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि उपज मंडी या बाजार में किसी व्यापारी को बेचता है। प्रक्षेत्रीय भाव में थोड़ा सा डिफरेंस है थोक भाव से। थोक भाव में जैसे प्रशासनिक व्यय, बोरों की भराई, तुलाई, खर्च, माल रखने का किराया, परिवहन, ट्रांसपोर्टेड, कमीशन आदि शामिलित रहते हैं, जबकि ग्रामीण प्रक्षेत्रीय भाव में इनको शामिल नहीं किया जाता है। प्रक्षेत्रीय भाव एक निश्चित उच्चतम विक्रय अवधि में ही प्रतिवेदित किए जाते हैं, जबकि थोक भाव पूरे वर्ष भर प्रतिवेदित किए जाते हैं। प्रक्षेत्रीय भाव प्रतिवेदन केंद्र के लिए एक प्रक्रिया अपनाई गई। प्रक्षेत्रीय भाव प्रतिवेदन के लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित प्रायः 10 केंद्रों का चुनाव कर राज्य में केंद्र चुने गए। सर्वप्रथम जिले में कार्यरत सभी कृषि उपज मंडियों को चुना गया। जहाँ पर कृषि उपज मंडियाँ नहीं थीं, जो बाजार वहाँ पर भरता था, उपज मंडियों की संख्या 10 से कम थी, उनको भी चुना गया। जहाँ थोक भाव में कृषक द्वारा क्रय विक्रय होता है। ऐसे केंद्र भविष्य में होने वाली कृषि उपज मंडियों से आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश को अपना प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा प्राप्त किया जाएगा और उसको अनुमोदन करने का कार्य किया जाएगा। प्रक्षेत्रीय भाव केंद्र के लिए निम्नलिखित बातें होना जरूरी है कि उस स्थान जहां पर केंद्र का चुनाव किया जाना है, वहाँ सप्ताह में एक दिन बाजार अवश्य भरता हो। उत्पादकों द्वारा कृषि पदार्थों का विक्रय थोक भाव में किया जाता हो। पटवारी
राजस्व निरीक्षक का मुख्यालय हो, डाकघर हो, यातायात के साधन उपलब्ध हो। कृषि पदार्थों का भाव का संकलन किस तरह किया जाए? प्रत्येक जिले के अंदर जो 10 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, वहाँ का जो मुख्यालय पटवारी होता है उसका उत्तरदायित्व होता है कि वह पटवारी चुने हुए केंद्र में जहाँ बाजार प्रतिदिन लगते हों, वहाँ प्रतिवेदनकर्ता द्वारा प्रक्षेत्रीय भाव का संकलन शुक्रवार को ही किया जाए। यह निर्धारित गाइडलाइन है भारत सरकार कृषि मंत्रालय नई दिल्ली की। परंतु जिन केंद्रों में बाजार सप्ताह के निश्चित दिन भरता हो, वहाँ बाजार भाव भरने के दिन संकलन किया जाए और उस संबंध में एक टीप दर्ज की जाए। पटवारी उपरोक्त अनुसार भाव संकलन करते समय यदि बाजार में एक या एक से अधिक बार प्रति शुक्रवार के दिन बाजार भरता है, तो यहाँ पर भाव में मॉडल प्राइस को पत्रक में लिखा जाएगा। मॉडल प्राइस का मीन्स ये है कि जहाँ सर्वाधिक बिक्री हो जिस भाव के ऊपर, आदर्श भाव, उसी को हम अपने पत्रक में पटवारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। इस प्रकार संकलित भाव संबंधित सप्ताह प्रति शुक्रवार के दिन पटवारी जिले के अधीक्षक भू अभिलेख को वहाँ से डिस्पैच करेंगे, प्रेषित करेंगे या वहाँ उनको उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद जिले के अधीक्षक भू अभिलेख 10 केंद्रों के भाव के पत्रक प्राप्त कर आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश को उनका औसत तैयार करके प्रेषित करेंगे। जैसे ही अधीक्षक भू अभिलेख द्वारा आयुक्त भू अभिलेख को सारे पत्रक भेज दिए जाते हैं, तो प्रदेश स्तर पर सारे जिलों के केंद्रों के बाजार भाव की जानकारी का संकलन, विश्लेषण करके और जो सूचकांक इसका बनाया जाता है सेंसस, उसको आयुक्त भू अभिलेख अपने तैयार करके कृषि मंत्रालय दिल्ली को उसको प्रेषित करते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि कृषि भावों का संकलन नीतियों और योजनाओं के लिए क्यों आवश्यक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। ग्रामीण प्रक्षेत्रीय भाव भेजने की एक अवधि होती है पटवारी के लिए। ये अवधि इसलिए निर्धारित की गई है कि फसल का जो उत्पादन होता है, उसकी जो क्रॉप कटिंग होती है, फसल कटाई होती है पकने के पश्चात, और जब वो बाज़ार में लाने की स्थिति बन जाती है तो उसकी एक समय निर्धारित किया गया है। जैसे चावल धान मोटा अक्टूबर से दिसंबर, मूंग खरीफ साबुत हम अक्टूबर से जनवरी, आलू खरीफ गर्मी का मैदानी अक्टूबर से फरवरी, गुड़ हमारे गन्ने का अक्टूबर से मार्च, बाजरा हमारा सामान्य औसत प्रकार का अक्टूबर से हम मार्च तक पत्रक भेजेंगे, उड़द खरीफ साबुत नवंबर से दिसंबर, मूंगफली हमारी छिलका सहित नवंबर से जनवरी, चावल धान मध्यम नवंबर से जनवरी, कोदो कुटकी भी सामान्य प्रकार की किस्म ली जाएगी और नवंबर से फरवरी, सावा सामान्य औसत प्रकार नवंबर से फरवरी, रागी सामान्य औसत प्रकार नवंबर से फरवरी, कुल्थी खरीफ सामान्य औसत प्रकार नवंबर से फरवरी, बरबटी खरीफ सामान्य औसत प्रकार से नवंबर से फरवरी, सोयाबीन नवंबर से मार्च, अदरक गीला नवंबर से मार्च, कपास हमारा बिनौला सहित नवंबर से मार्च में। इसी प्रकार अंबाड़ी रेशा सामान्य औसत प्रकार नवंबर से मार्च, शकरकंद सामान्य औसत प्रकार की नवंबर से अप्रैल, मिर्च लाल नवंबर से अप्रैल, राम तिल सामान्य औसत प्रकार दिसंबर से फरवरी, ज्वार खरीफ हम लेंगे सामान्य औसत दिसंबर से मार्च, सनहेम रेशा सामान्य औसत प्रकार दिसंबर से मार्च, हल्दी साबुत दिसंबर से मार्च, राजगिरा हमारी सामान्य औसत प्रकार दिसंबर से अप्रैल तक। इसी तरह जो और पदार्थ हैं, जैसे तुअर जल्दी आने वाली, 2 तरह की तुअर होती है, एक देरी से आने वाली होती है, एक जल्दी आने वाली होती है। हमने इसमें पहले तुअर को लिया है जल्दी आने वाली, जनवरी से मार्च के लिए। उड़द रखी गई रबी साबुत फरवरी से मार्च के लिए। आलू रबी सर्दी का, गर्मी का भी होता है, अलग अलग उनकी समयावधि है। सर्दी का हमारा फरवरी से अप्रैल है। राई सरसों सामान्य औसत प्रकार है हमारा फरवरी से अप्रैल। तिल रबी है सामान्य औसत प्रकार हम लोगों का फरवरी से अप्रैल। मसूर लाख तिबड़ा साबुत फरवरी से मई।
आलू हमारा जैसे मैंने ऊपर बताया था कि सर्दी का मैदानी था, ये सर्दी का पहाड़ी है। पहाड़ी जो है हमारा मार्च से अप्रैल तक के लिए जाता है। मूंग हमारी जो है रबी की खरीफ मौसम रबी जो साबुत है मार्च से अप्रैल। कुल्थी रबी सामान्य फसल मार्च से अप्रैल। बरबटी हमारी जो किस्म है सामान्य औसत प्रकार मार्च से अप्रैल। धनिया हमारा सामान्य औसत प्रकार मार्च से मई। अलसी हमारा सामान्य औसत प्रकार मार्च से मई। गेहूँ देशी मध्यम मार्च से मई। ज्वार रबी सामान्य औसत प्रकार हम मार्च से मई तक। प्याज पत्ते रहित सूखी ये मार्च से जून तक दी जाएगी। और कुछ सब्जियां और फसलें भी शामिल हैं, जैसे आलू रबी गर्मी का पहाड़ी, जैसे अपन ने बोला था गर्मी सर्दी का पहाड़ी था, ये गर्मी का पहाड़ी है। ये अप्रैल से मई तक के लिए भेजा जाएगा। तुअर फसल जैसे मैंने पहले बताया था कि एक जल्दी आने वाली है, एक देर से आने वाली है। बैगन जिसको भटा भी बोला जाता है सामान्य औसत प्रकार का सितंबर से मार्च तक इनके भाव प्रतिवेदित किए जाएंगे। फूल गोभी हमारा है सामान्य औसत सितंबर से मार्च। हरी मटर है हमारी सामान्य औसत प्रकार मार्च से जून। भिंडी है हमारी सामान्य औसत प्रकार। अरंडी है हमारी सामान्य औसत प्रकार दिसंबर से अप्रैल। तंबाकू हमारे पीने वाली सूखे पत्तों वाली दिसंबर से अप्रैल। इन पदार्थों के जो मैंने उल्लेख किया हुआ है इनकी एक समय अवधि फिक्स है कि प्रायः जो होती है पटवारी जो भाव प्रतिवेदित करते हैं वो वर्ष सारी पदार्थों के कई लोग त्रुटिवश वो अन्य बाज़ार से लेकर के उसमें दर्ज करते हैं, वो नहीं किया जाना चाहिए। इसकी एक अवधि है, जिस अवधि जिस फसल के लिए निर्धारित है, जैसे अप्रैल से मई है, हमको उन पदार्थ के भाव अप्रैल से मई तक ही प्रतिवेदित करना है, शेष अवधि में नहीं करना है। और जो अवधि शेष अन्य अवधियाँ हैं उनमें उन क्रॉपों के भाव उसके अंदर प्रतिवेदित किए जाएंगे। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि विभिन्न कृषि उत्पादों की किस्में और विक्रय अवधि भाव संकलन का आधार होती हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। भाव प्रतिवेदित करने के लिए एक पत्रक निर्धारित किया गया है कि पटवारी किस पत्रक या प्रारूप में इस इंफॉर्मेशन इस जानकारी जो भाव का संकलन किया गया है वो उनको किस पत्र में भेजेगा। अधीक्षक भू अभिलेख कार्ड पटवारी द्वारा भेजे जाने वाले प्रारंभिक पत्रक में एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारी भरी जाती है, जिसमें पटवारी का नाम लिखा होता है, केंद्र का नाम लिखा होता है, राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम लिखा होता है और तहसील, किस तहसील में वो केंद्र है, राजस्व निरीक्षक मंडल है और वो केंद्र है और उसका पटवारी का नाम क्या है और जिला। उसके बाद इन्फॉर्मेशन आती है, हम उसमें देखते हैं बाज़ार भरने का दिनांक शुक्रवार। यदि वहाँ बाज़ार शुक्रवार को भरता है तो हम शुक्रवार की दिनांक डालेंगे। यदि बाज़ार शुक्रवार को नहीं भरता है, अन्य दिन को भरता है, तो उसको हम कैफियत में और इसमें टिप दर्ज करेंगे कि बाज़ार इस दिन भरा गए, भाव लिए गए, शुक्रवार को इस तारीख को प्रतिवेदित किए। उसको समाप्त होने वाले सप्ताह में प्रचलित भाव, उसमें पटवारी क्या करेगा, पहले कृषि पदार्थ का नाम लिखेगा जो उस अवधि के लिए निर्धारित किया गया है, उसकी किस्म का उल्लेख करेगा, किस किस्म की है, सामान्य है, औसत है, उचित है, जिस प्रकार की भी किस्म उसमें निर्धारित है उन्हीं किस्म के भाव उसमें संकलित किए जाएंगे। भाव प्रति कुंटल में लिए जाएंगे और उनकी कीमत जो है वो रुपए और पैसे में अंकित की जाएगी। एक कैफियत का खाना दिया हुआ है, यदि भाव हमारे गत सप्ताह से 10% से अधिक उतार चढ़ाव है तो उसका कारण क्या रहा, किस कारण से रहा, कम अराइवल रहा, आवक रही या मांग ज़्यादा रही या अन्य कारण से फसलों का नुकसान हुआ इसलिए कीमत में कमी या वृद्धि पाई गई 10% से अधिक, तो उसका उल्लेख अब इस कैफियत खाने में उनको करना चाहिए। और उसके बाद पटवारी अपने हस्ताक्षर करेंगे, उसमें अपना हल्का नंबर डालेंगे और जिला कार्यालय में अधीक्षक भू अभिलेख की ओर प्रेषित प्रति शुक्रवार को वो अनिवार्य रूप से उनको भेज देंगे। इसके बाद इसी प्रपत्र की जानकारी ग्रामीण प्रक्षेत्र की जानकारी होती है, वो एक जिला स्तरीय पत्रक तैयार करने का उत्तरदायित्व हमने दिया हुआ है प्रत्येक जिले के अधीक्षक भू अभिलेख को। अधीक्षक भू अभिलेख सारे 10 केंद्रों के भाव का संकलन करेंगे और उसमें भी उन्होंने जिले का नाम लिखना है, शुक्रवार जो दिनांक है उसको अंकित करना है, प्रचलित भाव के लिए पदार्थों का नाम लिखना है, उसकी किस्म लिखना है और 10 केंद्रों के नाम लिखने के बाद
उनका औसत तैयार करना। उनको जो भी पदार्थ हैं, प्रत्येक पदार्थ का 10 केंद्रों का औसत तैयार करके उसमें दर्ज किया जाएगा। उसमें भी यदि 10% से अधिक अंतर यदि दिया हुआ है, जैसे केंद्रों से प्राप्त हुए हैं, अगर कैफियत में कारण उसका रीज़न क्या रहा, वो भी उसमें दर्ज करना अनिवार्य होता है। ये कैफियत में दर्ज करने से कई, जब हम नीति निर्धारण करते हैं, कोई नीति का तैयारी करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसमें इसका बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है, बड़े काम आते हैं। और संबंधित पत्रक शुक्रवार अधीक्षक भू अभिलेख कार्यालय में से तैयार करके वो आयत भू अभिलेख को उनका प्रेषित हो जाना चाहिए शुक्रवार को ही, डाक द्वारा या विशेष विभाग द्वारा, ईमेल द्वारा, सभी तरीके से इन पत्रकों को भेजने का व्यवस्था की गई है, प्रावधान किया गया है। जब ये पत्रक हम लोगों को आयत भू अभिलेख कार्यालय में प्राप्त हो जाता है तो इसका एक विश्लेषण किया जाता है, इनके पूरे राज्य का प्रत्येक फसल का एक औसत तैयार किया जाता है। औसत सारणी तैयार करने के बाद इनका कंपैरिजन किया जाता है कि कितने प्रतिशत वृद्धि मूल्यों में हुई है, किन किन पदार्थों में कितनी वृद्धि पाई गई है। उसका एक सूचकांक तैयार किया जाता है तो कितने अंकों की वृद्धि की गई। इन आंकड़ों से भारत सरकार कृषि मंत्रालय, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रारंभिक में बताया था कि नीति निर्देशक जो होते हैं हम लोगों के, या कृषकों के लिए मूल्य निर्धारण करने के लिए, या उनको आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनकी जो योजनाएं तैयार की जाती हैं, उनमें ये आंकड़ों का एक विशेष योगदान होता है, एक विशेष कार्य होता है, जिसके आधार पर उनको तैयार किया जाता है। ये तो बात की हम लोगों ने ग्रामीण प्रक्षेत्रीय भाव के संबंध में। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि पटवारी और जिला स्तर पर प्रक्षेत्रीय भाव पत्रक कैसे तैयार और भेजे जाते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। तो अब हम बात करते हैं थोक भाव, होलसेल प्राइस। थोक भाव क्या है? कृषि पदार्थों के थोक भाव, जब एक व्यापारी बेचने के लिए कोई कृषि पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में, होलसेल मात्रा में उसको खरीदता है, उसका मूल्य जिस दर पर चुकाता है, उस दर को सारे व्यय जोड़ने के बाद, जैसे रखरखाव, दलाली, कमीशन, बारदारा इत्यादि शामिल होते हैं, उनको जोड़ करके जो मूल्य चुकाता है वो हमारा थोक भाव कहलाता है। ऐसे भाव को संकलित करने के लिए भी हम लोगों ने तहसील स्तर पर आयुक्त भू अभिलेख द्वारा तहसील स्तर पर केंद्रों का निर्धारण किया गया है। यहाँ पर पत्रक तैयार करने के लिए एक अवधि तैयार की गई है, उसका एक स्वरूप तैयार किया गया है। इसके लिए पटवारी को वास्तविक बिक्री, नापतोल, खर्च, अन्य प्रशासनिक व्यय, रखरखाव, बारदाना जोड़कर जो पदार्थ भाव प्रतिवेदित करना चाहिए, उसका उल्लेख भाव पत्रक की टिप्पणी में अवश्य करना है। प्रति शुक्रवार थोक भाव का संकलन जिस भाव पर बाजार के शुक्रवार वाले दिन, जैसे मैंने बताया, शुक्रवार या अन्य दिन जो भरता है उसकी टिप दर्ज की जाएगी और शुक्रवार की उसमें हम लोगों को डिस्पैच किया जाएगा। अधिकतम मात्रा में जिस मूल्य पर वो पदार्थ विक्रय हुआ है वो हमारा थोक भाव कहलाएगा। ये क्लियर है बिल्कुल उसमें। और यदि वास्तविक खरीद फरोख्त का भाव, कहीं कहीं जो होता है राशनिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, राशनिंग के भाव उसमें पदार्थों को विक्रय किया जाता है। यदि वहाँ राशनिंग लागू है, राशन के भाव पर उसको भाव प्रतिवेदित करना चाहिए और जो राशनिक जो दशा में जो कंट्रोल के भाव है उसको प्रतिवेदित करना। प्रत्येक भाव को शुक्रवार को इस तरह भेजना होता है कि पत्रक अगले शुक्रवार मुख्यालय ग्वालियर में उनको प्राप्त हो जाए। जिले के लिए निर्धारित कृषि पदार्थों की सूची प्रत्येक केंद्र में तहसील ऑफिस कानूनगो इन भावों को एकत्रित करेगा। जो उनका वर्कलोड पटवारी होता है तहसील स्तर पर, ऑफिस कानूनगो होता है तहसील के अंदर और तहसीलदार। तो सर्वप्रथम ऑफिस कानूनगो वर्कलोड पटवारी के माध्यम से वो बाजार से उपरोक्त अनुसार, निर्देश अनुसार उन भाव का संकलन करेगा। ऑफिस कानून को उनको एकत्रित करेगा, एकत्रित भाव की एक पंजी तैयारी करेगा। हर वर्ष के लिए अलग अलग पंजी ऑफिस कानून को तैयार करेगा। प्रकार के थोक भाव, फुटकर भाव और उसमें आवश्यक फुटकर भाव, ये 3 तरह के भाव तहसील स्तर से जाते हैं। थोक भाव, फुटकर भाव, आवश्यक फुटकर भाव, कि वो किस तरह से तैयार करेंगे, ऑफिस कानून को तैयार करेंगे और उन भाव को भेजने के लिए तैयार करने का दायित्व ऑफिस कानूनगो को दिया गया है। तथा बाजार भाव समय अवधि में
आयत भौगोलिक को प्राप्त हो जाए, इसका उत्तरदायित्व तहसीलदार, प्रत्येक तहसील जहाँ पर केंद्र निर्धारित किए गए हैं उस तहसील के तहसीलदार को जिम्मेदार ठहराया गया है। भाव प्रतिवेदन की जांच के समय पर्यवेक्षण अधिकारी, निरीक्षण अधिकारी द्वारा थोक भाव के भेद पत्रों को के सामने अपनी टिप निर्देशों को ध्यान में रखकर उनको अंकित की जाए कि इस तरह से भाव कलेक्ट किए गए ताकि जो उनका जो संकलन हो रहा है मुख्यालय स्तर पर उसका विश्लेषण किया जा रहा है, औसत भाव तैयार किए जा रहे हैं, सेंसस तैयार किया जा रहा है, तो वहाँ पर निरीक्षणों के टिप के अनुसार उनको अमेंडमेंट या सुधार करने का अगर आवश्यकता होती है तो उसमें उस टिप का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं फुटकर भाव के बारे में। फुटकर भाव क्या है? फुटकर भाव वो है अंतिम उपभोक्ता द्वारा जब किसी पदार्थ को थोड़ी मात्रा में खरीदने पर जो मूल्य चुकाया जाता है उसको हम फुटकर भाव कहते हैं, होलसेल वो रिटेलर प्राइस। किसी पदार्थ का फुटकर भाव कहलाता है। इस फुटकर विक्रेता का लाभ माल ढोने का खर्च, उसके रखने का किराया, उसका लाभ उसमें जुड़ा होता है। और ये भी पत्रक जो है प्रत्येक शुक्रवार को ही तैयार करके, जैसे मैंने बताया, तो ऑफिस कानून को तैयार करेंगे पटवारी के माध्यम से और तहसीलदार द्वारा भेजने का उत्तरदायित्व उनको दिया गया है। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि कुछ पदार्थ अति आवश्यक फुटकर हैं, आवश्यक फुटकर भाव हैं। 17 पदार्थ एक निर्धारित किए गए हैं, उनकी सूची भी उनको समय पर उपलब्ध कराई जाती है तहसीलदारों को, और उस अनुसार वो उनका भी पत्र तैयार करते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि थोक और फुटकर भावों में अंतर और उनका उपयोग क्या है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। थोक भाव का पत्र जो हम लोगों का तैयार किया जाएगा उसमें तहसीलदार द्वारा उसमें केंद्र का नाम, उस जिले का नाम, सप्ताह शुक्रवार का जो तारीख है वो तारीख उसमें दर्ज की जाएगी, और उसको जो प्रचलित भाव हैं उसमें पदार्थ, किस्म, प्रतिवेदक की इकाई और प्राथमिक अथवा माध्यमिक भाव। इसमें क्या है कि जो किस्म और प्रतिवेदक की इकाई है थोक भाव में, इसमें सारे पदार्थ शामिल किए गए हैं। जिस निर्धारित चयन पदार्थ पूरे वर्ष भर भेजे जाएंगे। थोक भाव, फुटकर भाव, आवश्यक फुटकर भाव ये एक अवधि में नहीं भेजे जाएंगे, पूरे वर्ष भर भेजे जाएंगे। पिछले सप्ताह की अपेक्षाकृत यदि चढ़ाव उतार जो हुआ है, जैसे मैंने पूर्व में भी बताया था कि हमारा उतार चढ़ाव जो है 10% से अधिक या कम हो जाता है, तो उसको हम कैफियत के खाने में उसकी टिप अवश्य दर्ज करें, ताकि जो जानकारी हम लोग तैयार करेंगे भारत सरकार कृषि मंत्रालय को जब भेजेंगे हम सूचकांक, सेंसस अंकों को, कितना अंक बढ़ा, कितना घटा, कितनी औसत दर रही, गत वर्ष से कितनी रही, तो इन सबके नीति निर्धारण करने में विशेष योगदान रहता है टिप का। इसी क्रम में हम फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे फुटकर भाव का पत्रक, जैसे मैंने थोक भाव का बताया था, मुख्यालय का नाम, तहसील का नाम, सप्ताह शुक्रवार का दिनांक, पदार्थ का नाम, उसकी किस्म, प्रतिवेदित की इकाई, पैसे भाव रुपए पैसे में और कैफियत, और संकलन करता अपने हस्ताक्षर करेगा। और मूल पर्यवेक्षक के अगर किसी निरीक्षण अधिकारी ने उसका जांच किया हुआ है उनके ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, तो वो भी उसमें अपने सिग्नेचर करेंगे और वो सीधे आयुक्त भौगोलिक कार्यालय को उसको प्रेषित कर देंगे। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि थोक और फुटकर भावों के प्रपत्र और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया क्या है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब आता है तीसरा भाव, वो है हमारी दैनिक कृषि मजदूरी। दैनिक कृषि मजदूरी कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु ग्रामीण कृषि मजदूरी एवं ग्रामीण फुटकर भाव, ग्रामीण लेवल पर जो हमारे केंद्र हैं उनकी मजदूरी और उनके यहाँ पर बिकने वाले जो हमने चयनित पदार्थ हैं हम लोग, वो आयुक्त भौगोलिक द्वारा जो उनको सूची उपलब्ध कराई गई है, भारत सरकार द्वारा जो पदार्थ का चयन किया गया है, उन पदार्थों के फुटकर भाव के आंकड़ों का भेजने का प्रावधान है इसके अंदर। इसका बड़ा विशेष महत्व है। मध्य प्रदेश में राजस्व नियमावली भाग 2 खंड 3 के परिपत्र क्रमांक 8 में दैनिक कृषि मजदूरी एवं ग्रामीण फुटकर बाजार भाव के आंकड़े संकलित करने हेतु आदेश दिए गए हैं। ये आदेश पुस्तिका उसी आधार पर क्षेत्र कर्मचारियों के लिए उपयोग के लिए सर्वप्रथम 1958 में तैयार की गई। भाव तो 1958 से पूर्व से ही उसमें भेजे जा रहे हैं, उस समय भी तैयार किए जाते थे। पूर्व में जब प्रक्रिया थी, एक
सभी प्रकार की फसलों के भाव को एक संकलन किया जाता था, जिससे कभी कभी ज़मीन मूल्य का निर्धारण या नीति निर्धारण या राज्य में कितना परिवर्तन आ रहा है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए भी इन आंकड़ों का उपयोग किया गया। क्षेत्र कर्मचारी उपयोग के लिए ये पुस्तक तैयार की गई। राज्य शासन ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाने में इसके आंकड़ों का उपयोग करने के लिए किया जा रहा है। कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए योजना बनाने में इन आंकड़ों का प्रयोग किया जा रहा है। इन कृषि मजदूरियों को ग्रामीण फुटकर बाजार के आंकड़ों की आवश्यकता है हमारे मध्य प्रदेश में, जैसे अप्रवीण कृषि मजदूरी, अनस्किल्ड एग्रीकल्चर लेबर और प्रवीण ग्रामीण कृषि मजदूरी, स्किल्ड रूरल लेबर, कुछ अप्रवीण और प्रवीण मजदूरी। दैनिक मजदूरी के आंकड़े प्रति माह एकत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार एकत्रित की जाने वाली मजदूरी वहाँ के अधिकतम प्रचलित रहने वाली मजदूरी। साधारणतः दैनिक मजदूरी के आंकड़े संकलित करने प्रत्येक जिले के लिए एक प्रतिनिधि गांव का चयन किया गया। जहां गांव के जिले के प्रतिनिधित्व संभव नहीं समझा गया, वहां पर 2 गांव चुने गए। यदि मजदूरी के लिए जहां गांव हमारा प्रतिनिधित्व समझ गया, 2 गांव चुने गए। यदि मजदूरी आंशिक या पूर्ण रूप से कई बार होती है कि वहाँ नकदी में ना चुका करके उन कृषकों को या जो मजदूर होते हैं कृषि मजदूरी, तो उनको उसके बदले में वो अनाज दे देते हैं, खाना दे देते हैं या अन्य रूप में उनको कुछ उपलब्ध करा देते हैं, तो उसका कैसे नकदी भाव में दर्ज किया जाएगा। तो जो उनको नकदी के रूप में ना चुका करके अनाज, भोजन आदि रूप में अगर कोई चीज़ उनको उपलब्ध कराई गई है, दी गई है मजदूरी के बदले में, तो उसका बाजार भाव जो चल रहा है सम मूल्य, उसका पता करके संबंधित क्षेत्र से उस प्रचलित भाव को हम आधार पर निकाल लिया जाएगा। वो पत्रक पटवारी द्वारा अधीक्षक भू अभिलेख को प्रत्येक माह की 3 तारीख को भेजा जाएगा। अधीक्षक भू अभिलेख उस पत्रक को तैयार करके 5 तारीख तक आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर, मध्य प्रदेश ग्वालियर को प्रेषित करेंगे अनिवार्य रूप से। इसको भी तैयार करने के लिए एक प्रपत्र तैयार किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में कृषि मजदूरी की दैनिक मजदूरी पटवारियों का प्रतिवेदन करने वाला प्रपत्र। उस प्रपत्र में क्या है, हम केंद्र का नाम, उसमें जिले का नाम और माह उसमें दर्ज करते हैं, अंकित करते हैं। मजदूरों के वर्ग, मजदूरों के प्रकार, काम के सामान्य नॉर्मल घंटे, जैसे 8 घंटे मजदूरी निर्धारित है या 8 से 10 घंटे अगर कोई अतिरिक्त घंटे करता है तो उस हिसाब से उसका आकलन मजदूरी का किया जाएगा। लेकिन नॉर्मल जो घंटे होते हैं 8 घंटे जैसे निर्धारित किए गए हैं, उनकी मजदूरी की दर रुपये और पैसे में की जाएगी। इसमें है ट्रैक्टर चलाने वाले पुरुष और स्त्री, जैसे बोनी करने वाले, रोपा लगाने वाले पुरुष और स्त्री, निदाई करने वाले पुरुष और स्त्री, कटनी करने वाले उसमें भी पुरुष स्त्री की मजदूरी दर्ज की जाएगी। दीगर काश्तकार जो होते हैं, अन्य कार्य करने वाले, उनको पुरुष और स्त्री जो भी मजदूरी दी जा रही है वो उसमें दर्ज की जाएगी। बढ़ई में पुरुष की दी की जाएगी। लोहार के काम करने वालों जो मजदूर हैं उसमें भी पुरुष की मजदूरी दर्ज की जाएगी। पटवारी को ये प्रतिवेदन प्रत्येक 3 तारीख तक अवश्य भेज देना चाहिए, ताकि अधीक्षक भू अभिलेख कार्यालय को, उस जिले के अधीक्षक भू अभिलेख कार्यालय को 3 तारीख को अवश्य रूप से भेज देना चाहिए उसको, ताकि अधीक्षक भू अभिलेख कार्यालय उस प्रपत्र को तैयार करके 5 तारीख को आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रपत्र की, जैसे मैंने बताया कि स्वयं स्त्री पुरुष मजदूरी जो भी मजदूरों का वर्ग है वो उस पत्र में रहता है, और मजदूरी के आंकड़े, जिला स्तर प्रतिवेदन भेजने का जो पत्रक रहता है उसमें केंद्र 1 और 2 का उल्लेख होता है। सारी मजदूरी केंद्र 1 की, केंद्र 2 की, उसको हम पटवारी द्वारा दर्ज की, वो जो भेजी गई है अधीक्षक भू अभिलेख को, उसको दर्ज करेंगे और उसका एक औसत मजदूरी तैयार करेंगे। दोनों को औसत निकालेंगे। औसत मजदूरी इस प्रपत्र में दर्ज की जाएगी रुपये और पैसों में। इसमें भी यदि ज़्यादा उतार चढ़ाव आया है तो उसकी कैफियत के खाने में उसका अंतर जो आया है, किस कारण से आया है, वो दर्ज की जाएगी। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि कृषि एवं ग्रामीण मजदूरों की दैनिक मजदूरी के आंकड़े कैसे संकलित किए जाते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर।
इसके बाद एक उसी के साथ जो ग्रामीण कृषि मजदूरी की प्रपत्र पटवारी तैयार करता है, उसमें एक ग्रामीण बाज़ारों के फुटकर बाज़ार भाव, ये फुटकर भाव केवल ग्रामीण स्तर का है, जहाँ पर ये मजदूरी के 2 केंद्र उस ज़िले में बनाए गए हैं। और जो ज़िले में जो केंद्र बनाए गए हैं, जिस गांव में बनाए गए हैं या पटवारी हल्के में बनाए गए हैं, वो राज्य शिक्षक मंडल के अंतर्गत जो तैयार किया गया उन केंद्रों को, उन केंद्रों में ये ग्रामीण फुटकर बाजार भाव का पटवारी द्वारा संकलन किया जाएगा और अधीक्षक भू अभिलेख को भेजा जाएगा। जैसे उसमें धान है, मध्यम सामान्य प्रति किलोग्राम में जाएगी, चावल आपका, गेहूँ, ज्वार, बाजरा है, मक्का है, कोदो कुटकी है, रागी मड़ुआ, जौ है, चना है, अरहर दाल, चना दाल, मसूर दाल, तिवड़ा दाल और मूंग दाल। इसके अलावा उड़द दाल, तिल का तेल, सरसों का तेल, अलसी का तेल, मूंगफली का तेल, जैसे मिट्टी का तेल, उसको प्रति लीटर दर्ज किया जाएगा कितने का। महुए का तेल वो किलोग्राम में आ जाएगा। जैसे गुड़ देसी मध्यम किलोग्राम, शक्कर हमारी मध्यम रवेदार किलोग्राम, घी शुद्ध स्थानीय किलोग्राम, दूध हमारी भैंस का लीटर, धोती मर्दानी जैसे मध्यम प्रकार की जो धोती होती है, जो मजदूर वर्ग या ग्रामीण लेवल पर जिसकी बिक्री होती है वो खरीद करते हैं, जैसे 9 मीटर 110 सेंटीमीटर की जो होती है प्रति जोड़ा, उसमें जोड़े का भाव प्रतिवेदित किया जाता है। जनानी धोती, कमीज का कपड़ा प्रति मीटर, तंबाकू पीने वाली प्रति किलोग्राम, नमक सामान प्रति किलोग्राम, पशुओं के खाने का दाना, खली का दाना, बिनौला, ये सारी चीज़ किलोग्राम, लीटर। ये पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो दैनिक कृषि मजदूरों के लिए दैनिक वस्तुएं जिनका वो उपयोग करता है। तो एक तुलनात्मक अध्ययन तैयार होता है उसके अंदर कि उनकी जो मिलने वाली मजदूरी है और सामान्य जीवन में एक परिवार या एक व्यक्ति के लिए इन चीज़ों की एक आवश्यकता होती है, इनमें से कुछ चीज़ें जो वो लेता है, तो उसका जो व्यय है वो कितना होगा और उसकी मजदूरी उसके लिए पर्याप्त है, उसको जीवन यापन करने के लिए नहीं है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि ग्रामीण बाजारों के फुटकर भावों का मासिक प्रतिवेदन कैसे तैयार और प्रेषित किया। जैसे शुरू में मैंने बताया था कि सारे भाव जो हमारे नीति निर्धारक विश्लेषण करके आयोजना उनके लाभ देने के लिए, उनकी आर्थिक सुधार के लिए कृषकों की, इनमें सारी चीज़ों को उपयोग करते हैं। कुछ अनुसंधान करने वाले, पीएचडी करने वाले सारे लोगों के लिए ये आंकड़े जो है बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं और उस काम को करते हैं। वो ये सारी चीज़ों को भेजते हैं और इसी के साथ ये मेरा बाजार भाव का जो उद्बोधन था वो मैंने आपको विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश की है कि इसको कैसे उपयोग करेंगे, कैसे तैयार करेंगे। पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, अधीक्षक, भू अभिलेख सारे लोग तैयार करेंगे और इसकी अहमियत, उसकी स्थिति को समझेंगे और एक अच्छे आंकड़ों को भेजने के साथ एक अच्छी पत्रक तैयार करने का कार्य करेंगे और उनके कार्य करने में उनको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। आशा है इस जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई होगी। इस संबंध में एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार की गई है, जिसका उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद। इस प्रशिक्षण में हमने समझा कि कृषि भावों का संकलन राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों, योजनाओं और मूल्य निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रक्षेत्रीय, थोक और फुटकर भावों की सटीक रिपोर्टिंग से कृषि उत्पादों के मूल्य का संतुलन और पारदर्शिता बनी रहती है। पटवारी, अधीक्षक भू अभिलेख और जिला स्तर के अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया में जिम्मेदारी पूर्वक डेटा संकलन और प्रेषण सुनिश्चित करते हैं। मजदूरी से संबंधित प्रतिवेदन ग्रामीण श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का सही आकलन करने में मदद करता है। फुटकर बाजारों के मासिक भावों का संकलन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार इस प्रशिक्षण ने हमें कृषि भावों के संकलन, विश्लेषण और रिपोर्टिंग की समग्र प्रक्रिया को समझने में सक्षम बनाया है, जिससे योजनाओं और निर्णयों में डेटा आधारित पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।